कुछ दिन पहले मेरे पढ़ने में एक बड़ी मज़ेदार किताब आई। वो किताब का शीर्षक था कम्युनिकेशन बिटवीन कल्चर्स और लेखक थे L.A. सेमोवर एंड R.E. पोर्टर। इस किताब में उन्होंने ये बताया है कि कोई भी भाषा यदि हमको अच्छी तरह से समझनी है तो उसके वाक् प्रचार भी हमको मालूम होना चाहिए, ईडियम्स हमको उनको मालूम होना चाहिए और उनका सही सही अर्थ उस भाषा में क्या है ये मालूम होना चाहिए। यदि हमको ये मालूम नहीं होता है तो कभी कभी बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है एंड इट कैन रिजल्ट इन वेरी फनी सिचुएशंस। तो उसके 3-4 उदाहरण जो इस किताब में इस लेखक ने दिए हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बड़े मज़ेदार उदाहरण है ये। वी कैन ऑल्सो लर्न ए लेसन फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स कि हमको यदि अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना है तो वी हैव टू नो क्लियरली द मीनिंग्स ऑफ डिफरेंट इडियम्स यूज्ड इन दैट लैंग्वेज। लेखक ने इसमें एक बात और भी कही है कि ये जो गलत फहमियाँ होती हैं या मैं जो आपको कह रहा हूँ वो उसी अर्थ में आपको समझ में नहीं आता है, इसका बेसिक कारण यही होता है हमारे कल्चरल डिफरेंसेस। तो उस कल्चरल डिफरेंस के ही ये 2-4 मज़ेदार उदाहरण इस किताब में दिए हैं। पहला उदाहरण है, एक ईरानी आदमी अमेरिकन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और एक दिन जब उसको डॉक्टर देखने जाता है तो वो देखता है कि वो आदमी ज़मीन पर स्क्वेटिंग करके बैठा हुआ है और उसका जो सर है वो बिल्कुल ज़मीन पे झुका हुआ है। तो दूर से उस डॉक्टर को ऐसा लगता है दैट ही इज़ इन ट्रबल, उसको बहुत ज़्यादा पेट में पेन हो रहा है, ऐसा वो डॉक्टर को लगता है। तो वो नर्स को कहता है कि ज़रा देखो इसको क्या हो गया है, व्हाई इज़ ही इन सच एगनी। तो वो नर्स जब उस पेशेंट के पास जाती है और उसको टच करके हिलाती है, कहती क्या हुआ आपको, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, तो वो एकदम आग बबूला हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। किस लिए गुस्सा होता है? वो कहता है मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे भी मज़ेदार सिचुएशंस कभी कभी आ जाती है। डॉक्टर को लगता है कि वो बेचारा बहुत सफ़र कर रहा है तो उसकी मदद की जाए, लेकिन नतीजा ये होता है दैट द पेशेंट गेट्स एंग्री कि आपने मेरे को मेरे इबादत के वक्त डिस्टर्ब क्यों किया। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल उस किताब में मैंने देखा था। दूसरा एग्जाम्पल है, एक अमेरिकन और एक जापानीज़ कोई बिजनेस डील कर रहे हैं। तो जब उनका पूरा निगोशिएशन हो जाता है, डिस्कशन हो जाता है, तो वो अमेरिकन जापानीज़ को कहता है कि आई थिंक नाउ वी आर ऑन द पैरेलल कोर्स। मतलब मेरा जो प्लान है और आपका जो प्लान है इस बिज़नेस के लिए वो करीब करीब सही है, तो अपने को अब एग्रीमेंट फाइनलाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बिकॉज वी आर ऑन द पैरेलल कोर्स। लेकिन वो जापानीज़ आदमी की जो पैरेलल की भाषा है वो काफ़ी अलग रहती है। मतलब वो उसका सिर्फ लिटरल मीनिंग लेता है, शाब्दिक अर्थ लेता है, और वो ये सोचता है कि ये डील कभी फाइनलाइज हो ही नहीं सकता क्योंकि ये अमेरिकन ये कह रहा है कि मुझ में और उनमें बहुत डिफरेंसेस हैं, कभी हम मिल ही नहीं सकते, कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। अब वो ऐसा क्यों सोचता है? वो इसलिए सोचता है कि उसके मन में यह है कि पैरेलल लाइंस नेवर मीट, तो कुछ बात बन ही नहीं सकती। दैट इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ दिस लैंग्वेज डिफरेंसेस या डिफरेंसेस इन कॉम्प्रहेंशन ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। दो और बढ़िया उदाहरण उस किताब में दिए हैं और दोनों मेडिकल फील्ड के हैं। एक डॉक्टर है, कोरियन डॉक्टर, और उसका एक अमेरिकन पेशेंट है। अमेरिकन पेशेंट की सर्जरी होने वाली है पाँव की, लेकिन ही इज़ नॉट वेरी श्योर कि मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो वो कोरियन डॉक्टर को कहता है कि कल मेरा ऑपरेशन है लेकिन
मेरे को डर लग रहा है दैट आई विल किक द बकेट, मतलब आई विल नॉट सर्वाइव दिस ऑपरेशन। बहुत कॉम्प्लिकेशन है इसमें, मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, बीपी भी है, शुगर भी है, और ये इतना मेजर ऑपरेशन आप करने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं जिंदा रहूँगा। आई विल कम आउट ऑफ द हॉस्पिटल अलाइव। तो वो अपना अमेरिकन ईडियम उसमें यूज़ करता है, इंग्लिश ईडियम यूज़ करता है दैट आई विल किक द बकेट। अब कोरियन डॉक्टर को किकिंग द बकेट का मतलब मालूम नहीं है अंग्रेजी भाषा में क्या होता है। वो भी उसका एक लिटरल मीनिंग लेता है। वो कहता है डोंट वरी एट ऑल, आपका ऑपरेशन एकदम कामयाब हो जाएगा, आप में वापस वो स्ट्रेंथ आ जाएगी, एंड यू कैन वेरी इजीली किक द बकेट, मतलब आपके पाँव इतने मजबूत होंगे कि आप आराम से बाल्टी को लात मार सकते हो। तो दिस इज a very extreme example of one man using a certain idiom and the other man not at all understanding it in its proper sense. ऐसा भी एक और उदाहरण डॉक्टर और पेशेंट का है। उसमें वो डॉक्टर को लेडी का ऑपरेशन करने का है, और वो लेडी अपनी नर्स से कुछ बातचीत कर रही है कि कल मेरा ऑपरेशन है वगैरह। वो कहती मैं बहुत नर्वस हो गई हूँ, आई हैव डेवलप्ड कोल्ड फीट, मतलब मैं बहुत नर्वस हो गई हूँ। अब वो नर्स भी अमेरिकन है, पेशेंट भी अमेरिकन है, इसलिए वो दोनों तो समझ जाते हैं कि ये लेडी बहुत घबराहट हो गई है इसको ऑपरेशन की। तो वो कोरियन डॉक्टर को वो बात बता देती है। तो डॉक्टर को तो इसका मतलब मालूम नहीं कि डेवलपिंग कोल्ड फीट यानी क्या, वो भी उसका एक शाब्दिक अर्थ लेता है। तो उसको ये लगता है कि इस लेडी के जो लोअर लिम्स हैं, कमर से लेके नीचे तक, इसमें ब्लड सर्कुलेशन का कुछ प्रॉब्लम आ गया है। तो कहता है कि अभी 1-2 दिन अपना ऑपरेशन नहीं करते हैं, ये मैं आपको लिख देता हूँ, ये 5-6 इसके पूरे टेस्ट करवा लो, और उसके बाद देखा जाएगा कि इसका इमीडिएटली ऑपरेशन करना है या नहीं करना है। इस तरह की बहुत सारी फनी सिचुएशंस उस किताब में दी है, और लेखक ने तात्पर्य में ये कहा है कि हमारा जो मॉडर्न लाइफ है, मॉडर्न ज़िंदगी है, उसमें अच्छी अच्छी बातें जैसे बहुत सारी है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स भी बहुत आ गए हैं। ही सेज दैट ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इन इंटरनेशनलाइजेशन, मतलब आज अमेरिकन हॉस्पिटल में आपको कोरियन डॉक्टर मिलेगा, या कोरिया के हॉस्पिटल में अफ्रीकन डॉक्टर मिलेगा, या बिजनेस में, इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट में अलग अलग कम्युनिटीज़ के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग देश के लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस इंटरैक्शन में यदि दोनों का कॉम्प्रहेंशन लेवल या उनकी वोकेबुलरी एक नहीं है, तो कैसी फनी सिचुएशंस हो जाती हैं, कैसे मज़ेदार उसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं। ये सब उस किताब में बहुत अच्छी तरह से बताया है। आपको कभी मौका मिले तो ये किताब आप ज़रूर पढ़िए। बट ऑल दीज एग्जाम्पल्स विच आई हैव टोल्ड यू, दे रियली इलस्ट्रेट द पॉइंट कि एक दूसरे के साथ प्रॉपर संवाद रखने के लिए वोकेबुलरी लेवल जिसको कहते हैं, वो भी एक होना चाहिए। आई होप यू हैव एंजॉयड ऑल दिस इंसिडेंट्स ऑफ रिलेटिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत मज़ा आया मेरे को वो किताब पढ़ते वक्त। आई होप यू विल ऑल्सो एंजॉय दैट बुक वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।